नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी का दृष्टि परिवार में। मेरे साथ डॉक्टर विकास सिंह के साथ आप भारतीय संविधान तथा राज्य व्यवस्था को, जो कि हमारे आरएस के प्री और मेंस के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, उसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अध्ययन अध्यापन के सिरे में सबसे पहले हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि किसी भी सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं तो उसकी महत्ता या वेटेज क्या है। प्रीलिम्स में क्या वेटेज है, मेंस में क्या वेटेज है, क्योंकि जब तक हमें किसी भी सब्जेक्ट की महत्ता या उसकी भूमिका ज्ञात नहीं होती है, हम उस सब्जेक्ट की गहराई या सूक्ष्मता में नहीं जा सकते हैं। तो हमें सबसे पहले एक नजर डालनी होगी कि आरएस प्रीलिम्स में संविधान और राज्य व्यवस्था की क्या भूमिका रही है। अब तक 2013 में, 2016 में और 2018 में संविधान और राज्य व्यवस्था से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। साथ के साथ जो तीनों मेंस हुए हैं, उस मेंस में संविधान और राज्य व्यवस्था की क्या भूमिका है। इससे हमें अपने सब्जेक्ट की महत्ता या वेटेज का ज्ञान होगा। तो एक नजर डालते हैं कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की आरएस प्रीलिम्स में क्या भूमिका है। आप सभी को विदित होगा कि संविधान को दो हिस्सों में प्रीलिम्स में बांटा गया है। एक हिस्सा जो कि भारत या केंद्र से संबंधित है और दूसरा हिस्सा जो कि हमारे राज्य राजस्थान से संबंधित है। दोनों को मिलाकर हमारे पाठ्यक्रम में प्रीलिम्स में स्थान दिया गया है। अगर हम प्री के पाठ्यक्रम पर चलें, संविधान और राज्य व्यवस्था में, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाठ्यक्रम को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक भारत वाला हिस्सा और दूसरा राजस्थान या राज्य विशेष का हिस्सा। पहले अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में हमारे पाठ्यक्रम में किन किन टॉपिकों को स्थान दिया गया है, तो हमारे पाठ्यक्रम में सबसे पहले भारत वाले हिस्से में संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को शामिल किया गया है। अब इस संविधान सभा पर हमें क्या क्या बातें ज्ञात होनी चाहिए, तो हमें इस संविधान सभा पर ज्ञात होना चाहिए कि संविधान सभा का अर्थ क्या है, क्या मीनिंग है। संविधान सभा की किसी भी देश में आवश्यकता क्यों होती है, हमें ज्ञात होना चाहिए कि संविधान सभा का भारत में निर्माण कैसे हुआ है, कैसे संविधान सभा की कार्यप्रणाली की शुरुआत हुई है, वर्किंग प्रोसेस क्या था। हमें पूरी की पूरी कार्यप्रणाली की जानकारी चाहिए। पहली बैठक कब हुई थी, दूसरी बैठक कब हुई थी, सारी बैठकों की जानकारी लेनी होगी। कौन सभापति बना था, कौन अध्यक्ष बना था, कौन उपसभापति बना था, क्योंकि इस तरीके के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। हमें संविधान सभा में जो विभिन्न समितियां बनी, जिनकी संविधान निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उन समितियों का परीक्षण करना होगा। और इस समितियों में भी सबसे महत्वपूर्ण एक समिति जो कि प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी है, इसकी भूमिका हमें विशेष तौर पर लेनी होगी, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समिति मानी जाती है। यहीं पर संविधान सभा में हमें यह भी देखना होगा कि संविधान सभा के द्वारा किन किन कार्यों का संपादन किया गया, क्योंकि आपको विदित होगा कि संविधान सभा ने संविधान सभा के साथ साथ अंतरिम संसद या इंटरिम पार्लियामेंट की भी भूमिका निभाई थी। तो उसके द्वारा कौन कौन से कार्य संपादित किए गए, हमें यह भी देखना होगा। इसी संविधान सभा ने जो संविधान बनाया, उसे कब आंशिक रूप से लागू किया गया, कब उसे पूर्ण रूप से लागू किया गया, इसकी भी हमें जानकारी चाहिए। साथ के साथ जो संविधान बना, इसमें अनुच्छेद क्या होते हैं, अनुसूचियां क्या होती हैं, भाग या पार्ट क्या होते हैं, हमें इसकी भी क्या होनी चाहिए जानकारी। तो न्यूनतम एक, अधिकतम दो सवाल प्रीलिम्स में अक्सर सीधे सीधे इसी टॉपिक से रहते हैं, अर्थात संविधान सभा से। कई बार तथ्यात्मक प्रश्न पूछे गए और कई बार एग्जामिनर ने 2013, 16 और 18 में कथन कारण के रूप में भी प्रश्न रखा है। हमें संविधान सभा को इस तरीके से पढ़ना होगा कि जो भी एक या अधिकतम दो प्रश्न पूछे जाएं, वहां तक हम अपनी क्या बना सके, पहुंच बना सके। तो पहला टॉपिक जिसे हमारे पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया था, वो था संविधान सभा। इसके पश्चात प्रीलिम्स में हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है भारतीय संविधान की विशेषताएं या फीचर्स। जैसे शब्द है विशेषताएं, इसका मतलब हुआ कि पूरा का पूरा संविधान ही
अपने आप में क्या है? विशेषता। अगर वो विशेषता नहीं होती तो क्या उसे संविधान में स्थान प्राप्त होता? नहीं। हमें भारतीय संविधान की उन समस्त विशेषताओं का परीक्षण करना होगा जिसके कारण भारत का संविधान विश्व के अन्य संविधानों की तुलना में अलग है, अद्वितीय है, अनूठा है। हम देखेंगे कि भारत का संविधान लिखित है, भारत का संविधान निर्मित है, भारत का संविधान विश्व का सर्वाधिक बड़ा संविधान है, भारतीय संविधान पर विभिन्न स्रोतों का प्रभाव पड़ा है, भारत में लोकप्रिय प्रभुसत्ता विद्यमान है, भारत में वयस्क मताधिकार विद्यमान है, भारत में समाजवाद पंथ निरपेक्षता को मान्यता दी गई है, भारत में संसदीय शासन को अपनाया गया है, भारत में नागरिकों के समग्र विकास के लिए मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, भारत में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उपबंध किया गया है, मूल कर्तव्यों को उपबंध किया गया है, आपातकालीन प्रावधानों को रखा गया है, स्थानीय स्वशासन को मान्यता दी गई है। ये सारी की सारी बातें भारतीय संविधान की किसमें शामिल होती है? विशेषताओं में। तो हमें भारतीय संविधान की समग्र विशेषताओं का क्या करना होगा? परीक्षण करना होगा। यहां से भी न्यूनतम एक प्रश्न की हमेशा क्या बनी रहती है? संभावना। इसके पश्चात हमारे पाठ्यक्रम में प्री में जो अगला पाठ्यक्रम में शब्द रखा गया है वो है संवैधानिक संशोधन। आप सभी को ज्ञात है कि किसी भी देश के संविधान को अपडेट करने के लिए, उसे समय और परिस्थितियों के अनुकूल ढालने के लिए उसमें किसका उपबंध किया जाता है? संशोधन का। क्योंकि अगर संविधान में संशोधन प्रणाली का अभाव है तो ऐसी स्थिति में वो संविधान जड़ बन जाता है। संशोधन के माध्यम से ही संविधान को अपडेट रखा जाता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी भारतीय संविधान को अपडेट बनाने के लिए, यहां की परिस्थितियों और युवा पीढ़ी के अनुकूल ढालने के लिए संविधान के भाग 20 में आर्टिकल 368 के अंतर्गत सीधे सीधे संशोधन प्रणाली का उपबंध किया है। हमें देखना होगा कि संशोधन क्या है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है, प्रोसीजर क्या है, अर्थात किस तरीके से संशोधन होता है। हमें देखना होगा कि संशोधन कितने प्रकार से होते हैं, साधारण बहुमत क्या है, विशेष बहुमत क्या है, विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन क्या है, इसमें से किन तरीकों को आर्टिकल 368 अर्थात संविधान संशोधन की श्रेणी में मान्यता प्राप्त है, किसे मान्यता प्राप्त नहीं है। हमें देखना होगा कि भारतीय संविधान में जो संशोधन प्रणाली का उपबंध किया गया है उसमें क्या क्या कमियां दृष्टिगोचर होती है। साथ के साथ हमें अब तक के जितने अमेंडमेंट हुए हैं, और आपको ज्ञात होगा कि अभी तक आज तक की तारीख में बात करूं तो भारतीय संविधान में कुल 105 संशोधन हो चुके हैं। हमें 1 से लेकर 105 तक के सारे संशोधनों का भी क्या करना होगा? परीक्षण करना होगा। क्योंकि कई बार एग्जामिनर आपको किसी एक प्रावधान को देकर 4 संशोधन विकल्प में देता है, और कई बार एग्जामिनर के द्वारा अगर अच्छा सवाल है तो कथन कारण में अमेंडमेंट बदलकर या उसके प्रावधान को बदलकर भी आपसे प्रश्न रखा जा सकता है। तो हमें 1 से लेकर 105 तक के सारे संशोधन क्या होने चाहिए? ज्ञात होने चाहिए। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि 2021 में 105वां संशोधन हुआ, जिसके माध्यम से राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान का क्या दिया गया? अधिकार दिया गया। अब इसे हम चाहे करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रखें या पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रखें, एग्जाम की दृष्टि से क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण। तो हमें सारे के सारे संवैधानिक संशोधनों का भी क्या करना होगा? परीक्षण करना होगा। यहां से भी न्यूनतम 1 अधिकतम 2 प्रश्नों की प्रीलिम्स में संभावना बनी रहती है। इसके पश्चात प्रीलिम्स के पाठ्यक्रम में अगला जो हमारे पाठ्यक्रम में टॉपिक रखा गया है वो है उद्देश्य का प्रियम्बल, जहां से हमें संविधान निर्माताओं के विचारों, उनके आदर्शों की क्या होती है? जानकारी होती है। हम देखेंगे कि क्या है उद्देशिका, कैसे इसका निर्माण हुआ, इस उद्देशिका का हमारे लिए क्या महत्व है, उद्देशिका से कौन कौन से तत्व निकलते हैं, ये उद्देशिका न्यायपालिका में कब कब विवादित हुई है, अर्थात न्यायपालिका का उद्देशिका को लेकर क्या रुख रहा है, क्या इस उद्देशिका को संविधान के भाग या अंग के रूप में स्वीकार किया जाता है या नहीं किया जाता है, न्यायपालिका ने विभिन्न वादों में इसको लेकर क्या क्या निर्णय दिया है, कब कब इस उद्देशिका में अमेंडमेंट हुआ है, कौन कौन से नए शब्दों को जोड़ा गया है, इन सारी बातों का परीक्षण हम कौन से टॉपिक में करेंगे? उद्देशिका में। इसके पश्चात प्रीलिम्स में मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स को शामिल किया गया। हमें
समस्त मूल अधिकारों का परीक्षण करना होगा। हम देखेंगे कि क्या है मूल अधिकार, संविधान निर्माताओं ने हमें कितने प्रकार के मूल अधिकार दिए, शुरुआत में मूल अधिकारों की क्या स्थिति थी, आज मूल अधिकारों की क्या स्थिति है, क्या ये मूल अधिकार हमारे पास निरपेक्ष रूप से है या इनके ऊपर कोई प्रतिबंध आरोपित है। हमें इन मूल अधिकारों में उन मूल अधिकारों पर विशेष बल देना होगा जिसका समय समय पर न्यायपालिका के द्वारा भी क्या किया गया है, विस्तार किया गया है, और जो करंट में काफी ज्यादा चर्चित रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अनुच्छेद 19 की बात करें, जिसमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। आप देखते हैं कि आए दिन अक्सर ये बात उठती है कि विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार हो रहा है, तो हमें आर्टिकल 19 में कुछ शब्द जैसे राजद्रोह हो गया, इसका परीक्षण करना होगा। हाल ही में आपने देखा होगा कि यहीं पर हमें इंटरनेट की क्या दी गई है, स्वतंत्रता। तो जो करंट में आर्टिकल चर्चित है मूल अधिकारों में, उसका विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आर्टिकल 21 जिसका संबंध प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से है, लेकिन न्यायपालिका के द्वारा इसमें हर उस अधिकार को शामिल कर दिया गया जो मनुष्य के गरिमापूर्ण ढंग से जीवन जीने के लिए क्या है, आवश्यक है। क्या इसमें शिक्षा का अधिकार हो, स्वास्थ्य का अधिकार हो, चिकित्सा का अधिकार हो, पर्यावरण स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार हो, निजता का अधिकार हो, वो सारे के सारे अधिकार कहां पर ऐड हुए? तो आर्टिकल 21 में। तो हमें सारे मूल अधिकारों का अध्ययन करना है और साथ के साथ उन मूल अधिकारों पर विशेष बल देना होगा जो कि वर्तमान भारतीय राजनीति में चर्चित है, क्योंकि वहीं से प्रश्न ज्यादा बनने की संभावना है। हमें इस मूल अधिकारों में कमियां देखनी होगी, हमें इस मूल अधिकारों का वर्तमान में महत्व देखना होगा, और साथ के साथ इस बात का परीक्षण करना होगा कि मूल अधिकारों को लेकर संसद और न्यायपालिका के बीच में कब कब संघर्ष हुआ, मूल अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है, कहां तक संशोधन कर सकता है, क्या संसद के द्वारा समस्त मूल अधिकारों को परिवर्तित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। इन सारी बातों को हम कहां पर लेंगे? तो फंडामेंटल राइट्स में। इसके पश्चात हमारे पाठ्यक्रम में जो अगला टॉपिक स्थान दिया गया है वो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट, अर्थात जिसके माध्यम से भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। हम संविधान के भाग 4 आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक समस्त निदेशक तत्वों का परीक्षण करेंगे। साथ के साथ उसमें विभिन्न संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से जिन नए नीति निदेशक तत्वों को स्थान दिया गया है उसका भी अध्ययन करेंगे। इन निदेशक तत्वों में भी ऐसे निदेशक तत्व जो वर्तमान भारतीय राजनीति में ज्यादा चर्चा में रहते हैं उसका हमें विशेष ध्यान रखना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 39 हो गया, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 44 हो गया जिसमें हम समान नागरिक संहिता की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो अभी तक भारत में लागू नहीं हो पाया है। आर्टिकल 45 हो गया, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात करें। आर्टिकल 46 हो गया, हाल ही में आपने देखा होगा कि ईडब्ल्यूएस के लिए राज्य ने शैक्षणिक संस्थाओं और नियुक्ति में आरक्षण की बात की है। आर्टिकल 46 में राज्य को इस बात के लिए क्या किया गया है? सशक्त किया गया है। आर्टिकल 47 बिहार जैसे राज्य ने शराब के ऊपर क्या लगा दिया है? प्रतिबंध। मूल संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में मद्य निषेध का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। तो हमें समस्त निदेशक तत्वों में भी ऐसे निदेशक तत्वों पर विशेष बल देना होगा जो कि करंट में काफी ज्यादा क्या रहते हैं? चर्चा में रहते हैं। हमें नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में अंतर देखना होगा। हमें नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों के संबंधों को लेकर संसद और न्यायपालिका के बीच में कब कब संघर्ष हुआ, आज क्या स्थिति है, अर्थात न्यायपालिका के दृष्टिकोण का भी परीक्षण करना होगा। दोनों में वर्तमान संबंध कैसे हैं उसका अध्ययन करना होगा। तो न्यूनतम एक सवाल अक्सर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट से भी पूछे जाते हैं। कई बार अगर सिंपल प्रश्न है तो किसी एक आर्टिकल से एक उपबंध रख दिया जाता है। अच्छा प्रश्न है तो आपको सूची ए और सूची बी को सुमेलित करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें सूची ए में कुछ आर्टिकल्स दे दिए जाएंगे, सूची बी में कुछ उपबंध दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि इसे क्या कीजिए? सुमेलित कीजिए। तो ऐसी स्थिति में हमें सारे आर्टिकल, उनके जो कीवर्ड है, मुख्य मुख्य प्रावधान है, उनकी क्या होनी चाहिए? जानकारी। इसके पश्चात हमारे पाठ्यक्रम में फंडामेंटल ड्यूटीज या मूल कर्तव्य को रखा गया है, जो कि मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, बल्कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, जो कि इंदिरा गांधी सरकार ने गठित की थी,
संविधान के भाग 4A में तथा आर्टिकल 51A में जोड़े गए थे। शुरुआत में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन आपको विदित होगा कि 86वें संशोधन के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए उनके माता पिता तथा अभिभावकों का यह दायित्व निर्धारित कर दिया गया कि वह उन्हें क्या प्रदान करे, शिक्षा। और जैसी शिक्षा मूल कर्तव्यों में शामिल हुई, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई? 11। हमें 1 से लेकर 11 तक के समस्त मूल कर्तव्यों का क्या करना होगा? परीक्षण करना होगा कि इसमें कौन कौन सी बातों को शामिल किया गया है। साथ के साथ मूल कर्तव्यों की प्रकृति क्या है, मूल कर्तव्यों की विशेषता क्या है, इसमें क्या कमियां हैं, इन सारी बातों को भी हम किस संदर्भ में लेंगे? तो मूल कर्तव्य के संदर्भ में। इसी क्रम में आगे बढ़े तो हमारे पाठ्यक्रम में शासन के प्रमुख जो अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, उसमें कुछ पदों को शामिल किया गया, जिसमें सबसे पहले कार्यपालिका के सर्वोच्च पद को स्थान दिया गया। और वो पद कौन सा है? राष्ट्रपति। जहां पर हमें देखना होगा कि राष्ट्रपति क्या है, कैसे निर्वाचन होता है, इसके चुनाव की प्रक्रिया क्या है, योग्यता क्या है, क्या कार्यकाल है, किसे राष्ट्रपति त्यागपत्र देगा, इस पद की शर्तें क्या है, कौन इसे शपथ दिलाएगा, राष्ट्रपति को कैसे पद से हटाया जाएगा, अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा किन किन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, उसकी सामान्यकालीन शक्तियां क्या है, आपातकालीन शक्तियां क्या है। सामान्य शक्तियों में भी कार्यपालिका के क्षेत्र में राष्ट्रपति क्या करेगा, विधायी क्षेत्र में क्या करेगा, न्यायिक में क्या करेगा, सैन्य क्षेत्र में क्या करेगा, कूटनीतिक क्षेत्र में क्या करेगा, राज्यों के संदर्भ में राष्ट्रपति कौन कौन सी भूमिका निभाएगा, वीटो क्या है, क्षमादान क्या है, ये सारी बातें हमें सामान्य शक्तियों के संदर्भ में ज्ञात होनी चाहिए। साथ के साथ हमें राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का भी परीक्षण करना होगा, जिसमें हमें राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 और वित्तीय आपात 360, इन तीनों आपातकालीन शक्तियों के संदर्भ में हमें राष्ट्रपति की भूमिका का परीक्षण करना होगा। इसके पश्चात प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को देखना है। आप सभी को ज्ञात है कि राष्ट्रपति भारत में नाम मात्र का प्रमुख होता है, क्योंकि हमने भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, लेकिन राष्ट्रपति की शक्तियों का वास्तविक प्रयोग मंत्रिपरिषद करती है और उसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। हम देखेंगे क्या है प्रधानमंत्री, कौन नियुक्त करता है, कब करेगा, क्या योग्यता है, क्या कार्यकाल है, किसे त्यागपत्र देगा, कैसे पद से हटेगा, प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है, किन किन कार्य, किन किन शक्तियों का निर्वहन करता है, मंत्रिपरिषद क्या है, मंत्रिमंडल क्या है, दोनों में क्या अंतर है। ये सारी की सारी बातें हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को लेकर देखेंगे। इसके पश्चात विधायिका के रूप में हमें पार्लियामेंट या संसद का अध्ययन करना होगा, जिसमें हमें लोकसभा, राज्यसभा, उनकी संरचना, सदस्यों की संख्या, योग्यता, कार्यकाल, निर्वाचन, त्यागपत्र, पद से हटाना, गणपूर्ति, कौन सा सदन विघटित होगा, कौन सा नहीं होगा, इनके पीठासीन अधिकारी कौन है, हमें दोनों सदनों का तुलनात्मक अध्ययन करना होगा। विधायी क्षेत्र में दोनों सदनों की क्या स्थिति है, कार्यपालिका में क्या है, वित्त में क्या है, इसी तरीके से संविधान संशोधन में क्या है, कहां पर दोनों सदन समान है, और वो क्षेत्र कौन सा है जहां पर लोकसभा की विशेष शक्तियां हैं या राज्यसभा की विशेष शक्तियां हैं। यहीं पर हमें देखना होगा कि संसद की कार्रवाई का संचालन कैसे होता है, कैसे कोई विधेयक अधिनियम का रूप ग्रहण करता है, उस प्रक्रिया का अध्ययन करना होगा। साधारण विधेयक क्या है, धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक क्या है, धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है, संसद की कौन कौन सी महत्वपूर्ण समितियां हैं, इन सारी बातों को हम किस संदर्भ में लेंगे? संसद के संदर्भ में, जहां से भी न्यूनतम एक अधिकतम 2 प्रश्नों की गुंजाइश रहती है। इसके पश्चात हमारे पाठ्यक्रम में न्यायिक प्रणाली में देश के शीर्ष न्यायालय उच्चतम न्यायालय को शामिल किया गया है। हम देखेंगे क्या है सुप्रीम कोर्ट, इसकी संरचना क्या है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, नियुक्ति को लेकर जो संसद और न्यायपालिका के बीच में विवाद चला, कॉलेजियम क्या होता है, कैसे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया और वापस से उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया 99 अमेंडमेंट के माध्यम से। क्या है कॉलेजियम, क्या है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, क्यों अवैध घोषित किया गया, जजेस की क्या योग्यता है, कार्यकाल क्या है, किसे त्यागपत्र देंगे, कैसे पद से हटाए जाएंगे, उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है, प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार क्या है, अपीली क्षेत्राधिकार क्या है, कैसे ये मूल अधिकारों का संरक्षण करता है,
कैसे इसके द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों का समाधान किया जाता है, कैसे यह अभिलेख न्यायालय की शक्ति धारित करता है, इन सारी शक्तियों के संदर्भ में हम सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे। साथ के साथ उससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण शब्द हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है, न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू, जिसका शाब्दिक अभिप्राय है कि न्यायपालिका की वह शक्ति जिसके माध्यम से वह कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों की वैधता का परीक्षण करती है। अर्थात सरल भाषा में कहा जाए कि कल को संसद कोई कानून बना रही है या कार्यपालिका कोई आदेश जारी कर रही है और अगर वो संविधान का अतिक्रमण कर रहा है तो न्यायालय के द्वारा उसे अवैध घोषित करना ही क्या कहलाता है, न्यायिक पुनरावलोकन। और इसी के अंतर्गत न्यायालय अपने पूर्व में दिए गए निर्णयों की भी क्या कर सकता है, समीक्षा। हमें न्यायिक पुनरावलोकन को देखना होगा, क्या है संविधान में इसकी स्थिति, क्या है, हमने इसे कहां से ग्रहण किया, कौन कौन इसका प्रयोग कर सकता है, इसकी सीमाएं क्या है, इसका महत्व क्या है। इन सारी बातों के संदर्भ में हम किसे देखेंगे, जुडिशियल रिव्यू को। इसी क्रम में पाठ्यक्रम में कुछ संवैधानिक और गैर संवैधानिक आयोगों को शामिल किया गया है। संवैधानिक अर्थात जिसे संविधान में स्थान प्राप्त है, गैर संवैधानिक अर्थात जिसे संविधान में नहीं बल्कि संसद द्वारा किसी कानून के माध्यम से, कार्यपालिका के आदेश के माध्यम से बनाया गया है। संवैधानिक आयोगों में हमें इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग का अध्ययन करना है, जो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानमंडल के समस्त चुनावों का संपादन, निरीक्षण और नियंत्रण करता है। हमें कैग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का अध्ययन करना होगा, जो भारत की राज्यों की वित्तीय प्रणाली का क्या करता है, संप्रेक्षण करता है। हमें नीति आयोग, योजना आयोग के स्थान पर जो नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन किया गया है, उसका परीक्षण करना होगा। क्या संरचना है, कितनी सदस्य संख्या, कौन अध्यक्षता करेगा, क्या उद्देश्य है, क्या कार्य है नीति आयोग के। हमें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सतर्कता आयोग, जो कि भ्रष्टाचार संबंधी जांच करने वाला शीर्ष निकाय है, उसका परीक्षण करना होगा। हमें लोकपाल, आपको ज्ञात होगा कि 2019 में जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष के नेतृत्व में भारत में जो लंबे समय से चिर प्रतीक्षित संस्था थी लोकपाल, उसका गठन कर दिया गया है। हम देखेंगे क्या है लोकपाल, कैसे गठन, क्या सदस्य, कौन नियुक्ति करेगा, क्या योग्यता है, किसे कार्यकाल, किसे त्यागपत्र देंगे, क्या कार्यकाल होगा, इसका क्षेत्राधिकार या भूमिका क्या है। इन सारी बातों के संदर्भ में हम लोकपाल को देखेंगे। केंद्रीय सूचना आयोग, आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत सूचना आयोग का गठन किया गया है। हमें सूचना आयोग की संरचना, सदस्य संख्या, नियुक्ति, कार्यकाल, त्यागपत्र, पद से हटाना, क्षेत्राधिकार, नेचर, इन सारी बातों का परीक्षण करना होगा। साथ के साथ करंट में अगर हम इसे जोड़े तो 2019 में जो संशोधन किया गया, चेंजेस किया गया है और आयोग के स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन किया गया है, हम उसका भी परीक्षण करेंगे। इसी क्रम में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो कि मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करने वाला देश का शीर्ष निकाय है, हमें उसका भी क्या करना होगा, परीक्षण। और इसमें भी 2019 में जो परिवर्तन किया गया है, हमें उन परिवर्तनों की जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या मानवाधिकार आयोग में चेंजेस किए गए। तो ये जो आयोग हैं, यहां से न्यूनतम एक एक प्रश्न एग्जाम में संभावित रहते हैं। हम इन संवैधानिक और गैर संवैधानिक समस्त आयोगों का क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे। इसी क्रम में हमारे पाठ्यक्रम में कुछ व्यवहारिक रूप भी शामिल किया गया है। संघवाद, फेडरलिज्म, अर्थात वह शासन प्रणाली जहां पर संविधान केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का क्या कर देता है, विभाजन कर देता है, उसी को हम संघवाद या फेडरलिज्म कहते हैं। हम देखेंगे कि क्या भारत को संघात्मक कहा जाना उचित है या नहीं है। भारतीय संविधान में कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो संघीय शासन से संबंधित है। भारतीय संविधान में कौन से ऐसे लक्षण हैं जो एकात्मक शासन से संबंधित है। संघवाद क्या है, एकात्मक शासन क्या है, भारत में किन किन मुद्दों को लेकर केंद्र राज्यों के बीच में तनाव चल रहा है और उस तनाव को दूर करने के लिए समय समय पर कौन कौन सा आयोग और समितियों का गठन किया गया है, उनकी अनुशंसाएं क्या है। हमें देखना होगा कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने क्या अनुशंसा की, राजमन्नार समिति ने क्या अनुशंसा की, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में क्या कहा गया, सरकारी आयोग ने क्या अनुशंसा की, संविधान समीक्षा आयोग ने क्या अनुशंसा की, मदन मोहन पुंछी आयोग की क्या अनुशंसा थी। इन सारे को संदर्भ में हम किसे देखेंगे, तो संघवाद को। इसके पश्चात भारत में जो लोकतांत्रिक राजनीति है, क्या है लोकतंत्र, क्या क्या उसके समक्ष चुनौतियां या समस्याएं आ रही हैं, भारतीय लोकतंत्र का व्यवहारिक रूप क्या है, इन बातों का परीक्षण करना होगा। इसी क्रम में गठबंधन सरकार,
अर्थात किसी भी दल को इस पर बहुमत प्राप्त नहीं है। विभिन्न दल आपसी समझौते से जो सरकार बनाते हैं उसी को हम गठबंधन सरकार की संज्ञा देते हैं। कब बनी, क्या लाभ है, क्या हानि है, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इस संदर्भ में हम कोalition गवर्नमेंट को देखेंगे। राष्ट्रीय एकीकरण, कैसे भारत में विविधता में एकता की स्थापना की जाए, हमें राष्ट्रीय एकीकरण का अध्ययन करना होगा। उसके समक्ष क्या चुनौतियां हैं, क्या आवश्यकता है, कैसे उन चुनौतियों को दूर किया जाए, इन सारी बातों को हम राष्ट्रीय एकीकरण के संदर्भ में लेंगे। ये कुछ व्यवहारिक टॉपिकों को भी हमारे प्री के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इसी क्रम में ये तो जो हमने बातें देखी ये भारत वाले हिस्से की थी, और भारत वाले हिस्से में हमने देखा कि 2013, 16, 18 को देखें तो कभी 12 सवाल, कभी 13 सवाल, कभी 15 सवाल पूछे गए। लेकिन वहीं पर दूसरा हिस्सा एक और शामिल किया गया है, राज्य अर्थात राजस्थान का। और राजस्थान वाले हिस्से में हमें सबसे पहले राज्यपाल या गवर्नर का अध्ययन करना होगा। क्या है राज्यपाल, कौन नियुक्ति करता है, क्या कार्य है, काल है, किसे त्यागपत्र देगा, योग्यता क्या है, कौन शपथ दिलाएगा, राज्यपाल की शक्तियां क्या है, कार्यपालिका शक्ति क्या है, विधायी शक्ति क्या है, वित्तीय क्या है, न्यायिक क्या है, स्वविधि की शक्ति क्या है। हमें राज्यपाल और राष्ट्रपति को कंपेयर करना होगा, कहां पर दोनों की स्थिति बराबर है, कहां पर राष्ट्रपति राज्यपाल की तुलना में कमजोर है, और वो क्षेत्र कौन सा है जहां पर राज्यपाल राष्ट्रपति की तुलना में शक्तिशाली है। हमें राजस्थान के संदर्भ में राज्यपाल की भूमिका देखनी होगी कि क्या जब संविधान लागू हुआ तो शुरू से ही राजस्थान में राज्यपाल था, क्या राज्यपाल के पद का बाद में गठन किया गया। तो आप सभी को ज्ञात है कि राजस्थान में शुरुआत में राज प्रमुख था। 1 नवंबर 1956 से राजस्थान में राज्यपाल का पद गठित किया गया और सरदार गुरमुख निहाल सिंह राजस्थान के क्या बने, पहले राज्यपाल। तो हमें राजस्थान में अब तक के राज्यपालों की भूमिका का भी क्या करना होगा, परीक्षण। इसके पश्चात मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, साथ के राजस्थान में जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं उनकी भूमिका को लेना होगा। राजस्थान विधानसभा जो कि कानून निर्माण करेगी, क्या है विधानसभा, कैसे गठित होगी, सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, योग्यता क्या है, कार्यकाल क्या है, क्या इनकी नियोग्यताएं हैं, कौन निर्धारित करेगा, कौन पीठासीन अधिकारी हैं, इसकी विधायी क्षेत्र में क्या भूमिका है, कार्यपालिका में क्या भूमिका है, वित्त के क्षेत्र में क्या भूमिका है, कैसे कोई विधेयक कानून का रूप ग्रहण करता है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण समितियां हैं, इन सारी बातों को हम कहां पर लेंगे, विधानसभा में। राज्य की न्यायिक प्रणाली में सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा हो जाएगा, उच्च न्यायालय। हमें हाईकोर्ट का अध्ययन करना है, क्या है संरचना, क्या है, कैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, क्या कार्यकाल, योग्यता, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या क्या है। हमें उच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट से कंपेयर करना होगा, कहां पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय बराबर हैं, कहां पर उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की तुलना में कमजोर है, और वो क्षेत्र कौन सा है जहां पर उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली है। इस संदर्भ में हम किसका अध्ययन करेंगे, हाईकोर्ट का। इसी क्रम में हमारे पाठ्यक्रम में फिर जिला प्रशासन को रखा गया है, जिसमें जिला कलेक्टर की भूमिका हो गई, एसडीएम की भूमिका हो गई, तहसीलदार की भूमिका हो गई, पटवारी की भूमिका हो गई। इन सभी की भूमिकाओं का भी क्या करना होगा, परीक्षण करना होगा। फिर स्थानीय स्वशासन को शामिल किया गया है, जिसमें हम पंचायती राज और नगरीय शासन का अध्ययन करेंगे। साथ के साथ चूंकि राज्य के संदर्भ में टॉपिक रखा गया है, हमें राजस्थान में पंचायती राज की क्या स्थिति है, राजस्थान में नगरीय शासन की क्या स्थिति है, उसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए, कैसे यहां पर विकास हुआ है, उन सारी बातों का भी क्या करना होगा, परीक्षण करना होगा। और ये एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक टॉपिक माना जाता है। इसी क्रम में जैसे हमारे पाठ्यक्रम में केंद्र के संदर्भ में कुछ आयोग रखे गए थे, वापस राजस्थान के संदर्भ में कुछ आयोग देख रहे हैं, जैसे आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग, जो कि आपके एग्जाम को क्या कराती, कंडक्ट। हमें देखना होगा क्या है, संरचना क्या है, कौन नियुक्ति करता है, क्या योग्यता है, क्या कार्यकाल है, किसे त्यागपत्र देगा, कौन निलंबित करेगा, क्षेत्राधिकार क्या है, इसकी भूमिका क्या है, किसे प्रतिवेदन देगा, ये सारी बातें हम आरपीएससी के संदर्भ में लेंगे। इसके पश्चात राज्य मानवाधिकार आयोग, जो राजस्थान में मानवाधिकारों के अतिक्रमण संबंधी मामलों की जांच करता है, हमें राज्य मानवाधिकार आयोग का परीक्षण करना होगा। और इसमें भी जो 2019 से परिवर्तन किए गए हैं उसे देखना होगा कि कैसे पहले अध्यक्ष बनने के लिए केवल उच्च न्यायालय का भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए था, लेकिन अब 2019 से भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ भूतपूर्व न्यायाधीश को भी राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए क्या मान लिया गया, एलिजिबल। हमें राज्य में लोकायुक्त के पद का अध्ययन करना होगा, जो कि भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की क्या करता है, जांच करता है। हमें
राजस्थान के निर्वाचन आयोग का परीक्षण करना होगा, जो कि राज्य में पंचायती राज तथा नगरीय संस्थाओं के समस्त चुनावों का क्या कराएगा, संपादन कराएगा। हमें राजस्थान सूचना आयोग का अध्ययन करना होगा, जो राज्य में समस्त विभागों, मंत्रालयों, उपक्रमों में सूचना का अधिकार की क्रियान्विति कराएगा और उससे उत्पन्न जनता की शिकायतों का क्या करेगा, निवारण करेगा। तो कुछ आयोग हमारे पाठ्यक्रम में केंद्र के संदर्भ में रखे गए, कुछ आयोग हमारे पाठ्यक्रम में राज्य के संदर्भ में रखे गए, दोनों का हमें परीक्षण करना होगा। इसी क्रम में प्री में अंत में हमारे पाठ्यक्रम में लोक नीति अर्थात सरकार के द्वारा जो भी जनता के कल्याण के लिए नीतियां बनाई जाती, उन नीतियों, योजनाओं का, कुछ विधिक अधिकार जैसे संपत्ति का अधिकार हो गया, सूचना का अधिकार हो गया, शिक्षा का अधिकार हो गया, मताधिकार हो गया, मनरेगा हो गया, ऐसे कुछ अधिकार, और नागरिक अधिकार पत्र अर्थात सरकार या विभाग के द्वारा जो प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए, जवाबदेही बनाने के लिए जो सेवाएं देती है, उसे जो डिस्क्लोज किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, सिटीजन चार्टर। हमें नागरिक अधिकार पत्र का भी अध्ययन करना होगा, जिसमें राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम हो गया, राजस्थान जन सुनवाई अधिनियम होगा, इसके संदर्भ में सिटीजन चार्टर का अध्ययन करना होगा। तो ये प्रीलिम्स का पाठ्यक्रम था आरएसपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां से लगभग हमने देखा कि अप्रोक्सीमेट 22 से 25 तक के सवाल पूछे जाते हैं और सारे संविधान और राज्यव्यवस्था को यहां पर स्थान नहीं दिया गया है, केवल इन्हीं टॉपिकों को हमें पढ़ना है। और अगर हम एक बार थोड़ा सा इन टॉपिकों को अच्छे से देखें तो जैसा मैंने आपसे कहा कि आसानी से आप अगर 25 सवाल पूछे जा रहे हैं तो 20 सवाल तक अपनी आसानी से पहुंच बना सकते हो। अब ये तो हुआ दोस्तों प्री का पाठ्यक्रम। संविधान और राज्यव्यवस्था को मेंस में भी रखा गया है राजस्थान में, और मेंस में अगर हम बात करें तो आपको ज्ञात होगा कि मेंस का एक पेपर 200 नंबर का होता है, 200 मार्क्स का। थर्ड पेपर में मेंस में पॉलिटी की अगर हम बात करें तो लगभग 65 से 66 मार्क्स सीधे सीधे पॉलिटी से रखे जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि प्री के साथ साथ मेंस में भी पॉलिटी का एक अच्छा खासा वेटेज है। अब बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कि प्री में भी रखे गए, साथ के साथ मेंस में भी रखे गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कॉमन टॉपिक है उसे तो इस तरीके से पढ़ना है कि प्री के साथ साथ मेंस भी कवर हो जाए। क्यों? क्योंकि जब राजस्थान में आप मेंस देते हो तो देखते हो कि प्रश्नों की जो शैली है वो केवल 3 तरह के शब्दों की है। या तो हमें 15 शब्द में आंसर देना होता है, या 50 वर्ड में, या 100 वर्ड में। तो अगर आपने जब शुरुआती तैयारी की है और दोनों को अच्छे तरीके से लिया है तो उन टॉपिकों को हमें पहले लेना होगा जो कि दोनों में क्या है, कॉमन है, ताकि हमारे साथ के साथ प्री के मेंस की भी क्या हो सके, तैयारी हो सके। तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो प्री में भी है और एज इट इज वापस किस में रखे गए, मेंस में। जैसे अगर मेंस के सिलेबस पर गौर करें तो आप देखिए भारतीय संविधान निर्माण प्री में भी है, मेंस में भी है। विशेषताएं प्री में भी है, मेंस में भी है। संशोधन प्री में भी है, मेंस में भी है। मूल ढांचा अर्थात ऐसे प्रावधान संविधान के जिसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती, हमें प्री में भी देखना होगा, मेंस में भी देखना होगा। बस अंतर क्या आ जाता है कि प्री में जहां हमें तथ्यात्मक या फैक्ट्स के ऊपर नजर डालनी होती है, मेंस में हमें थोड़ा सा कंसेप्ट लेकर चलना होता है और दूसरा आंसर राइटिंग करनी होती है। और ये आंसर राइटिंग केवल 15, 50 और 100 शब्दों में करनी होती है। तो यहां पर हमें अपनी राइटिंग स्किल को क्या करना होगा, डेवलप करना होगा। प्री में भी उद्देश्य का, मेंस में भी। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य प्रीलिम्स में भी रखे गए और मेंस में भी रखे गए। संसदीय शासन प्रणाली संविधान की विशेषता है, मेंस में अलग से है। हमें देखना होगा क्या है, क्या इसके लक्षण है, गुण क्या है, दोष क्या है, क्यों भारत ने संसदीय प्रणाली को अपनाया, क्या भारत संसदीय प्रणाली को बदलकर अमेरिका की तरह अध्यक्षात्मक शासन का अनुसरण कर सकता है, नहीं कर सकता है, इसे देखेंगे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद प्री में है, मेंस में भी। संसद को प्री में स्थान दिया गया है, मेंस में भी। संघवाद, केंद्र राज्य संबंध हमारे प्री में भी है, मेंस में भी है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल एक्टिविज्म प्री में भी अध्ययन करना और साथ के साथ इन्हीं टॉपिकों को वापस मेंस में भी स्थान दिया गया है। कुछ संस्थाएं अभी हमने बात की, निर्वाचन आयोग, कैग, संघ लोक सेवा आयोग, नीति आयोग, सतर्कता आयोग, सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, इन्हें प्री में भी स्थान दिया गया है, मेंस में भी। अब प्री में तो जहां हमें तथ्यात्मक जानकारी होनी चाहिए, मेंस में हमें इन आयोगों के ऊपर इनकी भूमिका क्या है, क्या इसमें बदलाव किए जाने चाहिए, हम इसे सशक्त करने के लिए कैसे सुझाव दे सकते हैं, इन कुछ बातों को क्या कर लेना होगा, ऐड करना होगा। अब कुछ ऐसे पोर्शन जो अप्लाइड है जिसे मेंस में रखा गया है,
भारतीय राजनीति में जाति हो गया, धर्म हो गया, वर्ग हो गया, न जातीयता हो गया, भाषा हो गया, लिंग हो गया, इनकी क्या भूमिका है, कैसे ये भारतीय राजनीति को प्रभावित करती है। हमें जाति, धर्म, वर्ग, न जातीयता, भाषा, लिंग सबका अलग अलग परीक्षण करना होगा, क्योंकि किसी भी भूमिका को आपको 15 शब्द में, 50 वर्ड में या 100 वर्ड में रखा जा सकता है। हमें राजनीतिक दल क्या है, कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन मान्यता देता है, कब मान्यता देता है, राष्ट्रीय दल क्या है, क्षेत्रीय दल क्या है, मान्यता की शर्तें क्या है, इन सारी बातों को देखना होगा। मतदान व्यवहार अर्थात मतदाता किसकी तरीके से प्रभावित होकर मतदान करता है, उन सारे कारकों को हम मतदान व्यवहार में देखेंगे। नागरिक समाज और राजनीतिक आंदोलन, जो सिविल सोसाइटी, उसकी क्या भूमिका है, कौन कौन से राजनीतिक आंदोलन चलाए गए, कृषकों के क्या है, पर्यावरण संबंधी क्या है, दलितों के क्या है, मजदूरों के क्या है, उन आंदोलनों का परीक्षण करना होगा। राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा से जो भी मुद्दे जुड़े हुए हैं, जो भी सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष क्षेत्र हैं, अर्थात जो भी चुनौतियां हैं, उसका परीक्षण करना होगा। राजस्थान की राजनीति में दलीय प्रणाली क्या है, राजस्थान में दलीय प्रणाली का डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्यों राजस्थान की राजनीति दो दलों के इर्द गिर्द ही घूम रही है, क्या यहां पर नए दल या क्षेत्रीय दल का उद्भव की परिस्थितियां नहीं है, अब तक राजस्थान में दलीय प्रणाली का क्या इतिहास रहा है, उन सारी बातों को हम दलीय प्रणाली में देखेंगे। राजनीतिक जनांकिकी क्या रही है, राजस्थान में महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्या रहा है, विधानसभा सदस्य संख्या में कब कब परिवर्तन रहा है, क्या क्या कारकों ने बदलाव किए हैं, उसे हम देखेंगे। राजस्थान राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के विभिन्न चरण क्या हैं, विभिन्न दलों के बीच में कब कब प्रतिस्पर्धा हुई, किसकी सरकार बनी, किसकी नहीं बनी, उस भूमिका का परीक्षण करना है। और राजस्थान में भी हमें वापस से पंचायती राज और नगरीय शासन संस्थाओं का अध्ययन करना है। अब चूंकि बात प्री में भी है, मेंस में भी है, तो जैसे मेंस में आते हैं तो फिर हमें पंचायती राज में क्या क्या कमियां हैं, आप राजस्थान में पंचायती राज के सशक्तिकरण को लेकर क्या महत्वपूर्ण सुझाव दे सकते हो, इसका परीक्षण करना है। और यही बात हमें नगरीय शासन को लेकर भी देखनी होगी। तो कहने का सार ये है कि जो भी टॉपिक प्री और मेंस में कॉमन है, तो अगर हमें प्री की दृष्टि से अच्छे से पता है, तो मेंस में हमारी जो मैक्सिमम वर्ड लिमिट है वो 100, हम आसानी से आंसर लिख सकते हैं। बस अंतर यह है कि हमें थोड़ी सी अपनी आंसर राइटिंग को डेवलप करना होगा, क्योंकि यहां पर हमें क्या करना है, आंसर लिखना है। और आंसर राइटिंग हमें इस तरीके से डेवलप करनी होगी कि किसी भी शब्द पर अगर हमसे एग्जामिनर 100 वर्ड पूछता है, तो हम अपने आंसर को डेवलप करके 100 वर्ड तक ले जा सके। और जो हमें लग रहा है कि ये तो बड़ा प्रश्न है, 100 वर्ड का है, उसे घटाकर अगर मान लीजिए मात्र 15 शब्द में पूछता है, तो हमें 15 शब्द में भी आंसर लिखना आना चाहिए। जिस दिन आप इस तरीके से शब्दों से खेलना सीख गए, 15 को 100 में लिख सकते हो, 100 को 15 में लिख सकते हो, समझ के चलिएगा कि अब आपके मेंस को कोई भी रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा आंसर राइटिंग का ही खेल माना जाता है मेंस। तो 800 नंबर जो मेंस है, यही असली डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपकी आरएस में क्या पोजीशन रहेगी। क्योंकि इंटरव्यू या व्यक्तित्व परीक्षण तो एक फॉर्मेलिटी है, उसमें लगभग 50% मार्क्स सभी ले ही आते हो, लेकिन असली जो दारोमदार है वो पूरा का पूरा क्या है, मेंस। और मेंस पूरा डिपेंड करता है आंसर राइटिंग पर। तो हमें अपनी आंसर राइटिंग को इस तरीके से डेवलप करना है कि हम मेंस में काफी अच्छे मार्क्स ला सके। ये जो पॉलिटी का पोर्शन है, यहां से लगभग 65 से 66 मार्क्स आपके सीधे सीधे थर्ड पेपर में कहां से रखे गए हैं, मेंस में। तो ये था हमारा प्रीलिम्स का पाठ्यक्रम, साथ के साथ मेंस का पाठ्यक्रम। हम देख रहे हैं कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो प्रीलिम्स में अलग से हैं, उन्हें मेंस में स्थान नहीं दिया गया है। कुछ टॉपिक मेंस के ऐसे हैं जिसे प्रीलिम्स में स्थान नहीं दिया गया है। तो हमारी पढ़ाई की रणनीति इस तरीके से होनी चाहिए कि हम दोनों को कॉमन रूप में लेके चलें। जो दोनों में कॉमन है, पहले हम उसे बहुत अच्छे से क्या करें, तैयार करें, ताकि वो प्री में भी काम आ सके और साथ के साथ मेंस में भी। अब तक 3 बार आरएस का एग्जाम हो चुका है, 2013 में, 2016 में, 2018 में। अगर हम एक नजर डालें कि आरएस में जो एग्जाम हुए हैं प्रीलिम्स के, उसमें प्रश्नों की प्रगति कैसी रहती है, तो अगर सारे प्रश्न नहीं, अगर हम एक एक दो प्रश्न एग्जाम्पल के तौर पर लें, ताकि हम अपने एग्जाम को लेकर नई रणनीति बना सके। क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि जब तक आपने एक अच्छी रणनीति नहीं बनाई है, तब तक आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। एक महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा भी है कि मैन हु डज नॉट मेक ए प्लान एंड लॉन्ग अहेड विल फाइंड राइट ट्रबल एट हिज डोर। अर्थात एक मनुष्य जो अच्छी रणनीति नहीं बनाता है, वो अपने दरवाजे पर ही किसको प्राप्त करेगा, असफलता को। तो अगर हम कुछ पिछले प्रश्नों पर गौर करें कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि हम अपनी सही दिशा को या सही रणनीति का निर्धारण कर सके, तो अगर हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पर
कुछ पिछले प्रश्न ले लें। 2018 का एक प्रश्न, सीधे सीधे प्रश्न रखा गया है, मूल अधिकारों से संबंधित निम्न निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। अर्थात कुछ केस दिए गए हैं और इसे हमें समय के हिसाब से सिस्टमेटिक करना है। तो सिस्टमेटिक कब कर पाओगे? जब आपने फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक को अच्छे से पढ़ रखा है, डीपीएसपी के टॉपिक को अच्छे से पढ़ रखा है, और आपको यह ज्ञात है कि जुडिशरी के द्वारा कब कब किन केसेस में क्या लैंडमार्क डिसीजन दिए गए हैं। जैसे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में आया, जिसमें न्यायपालिका ने संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने से क्या कर दिया? रोक दिया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, सबसे महत्वपूर्ण, अब तक की सबसे बड़ी बेंच, 13 न्यायाधीशों की पीठ, जहां पर पहली बार मूल ढांचा के सिद्धांत का सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? प्रतिपादन 73 में आया। मिनर्वा मिस बनाम भारत संघवाद 1980 का वाद, जिसमें मूल अधिकार और निदेशक तत्वों के मध्य संतुलन को संविधान के मूल ढांचे में शामिल किया गया। ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950। अब प्रश्न में कहा जा रहा है कि सही कालानुक्रम कीजिए। कब कर पाएंगे? जब हमें इनके ईयर क्या हो, पता हो। सबसे पहले कौन सा आएगा भाई? डी आएगा। इसके पश्चात क्या आएगा? ए आएगा। इसके पश्चात क्या आएगा? बी आएगा। और उसके पश्चात क्या आएगा? सी आएगा। क्यों? क्योंकि डी 1950, इसके पश्चात ए 1967, उसके पश्चात 1973, और लास्ट में कहा जाए तो 1980। तो ऐसी स्थिति में हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा? 3, डी, ए, बी और सी। अर्थात इन केसेस में जब तक हमें ईयर्स पता नहीं होंगे, हम ऐसे प्रश्न का सही आंसर नहीं दे सकते हैं। तो कुछ केस जिसका आंसर किसके माध्यम से निकलता है? ईयर्स के माध्यम से। 2018 प्री का प्रश्न है। ऐसे ही 2013 के एक और प्रश्न को लें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? अब आप देखिए कि इस प्रश्न को करने के लिए हमें 1 से लेकर 11 तक के सारे मूल कर्तव्य ज्ञात होने चाहिए, क्योंकि तभी मैं ऐसे प्रश्न का आंसर दे सकते हैं कि पहला कर्तव्य है कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है। तो प्रश्न ये बताता है कि हमें किस तरीके से पढ़ाई की रणनीति बनानी है। तो जब हम बात करते हैं कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा, तो ये मूल कर्तव्य में अगर कहा जाए कि कौन सा मूल कर्तव्य है, तो वो मूल कर्तव्य कौन सा हो जाएगा? तीसरा। तो हमें 1 से लेकर सारे 11 कर्तव्य याद रखने। हो सकता भविष्य में किसी और कर्तव्य को देकर उसका क्रम आपसे पूछा जाए, आपसे कहा जाए कि हम ऐसी प्रथाओं को त्यागें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, कौन सा मूल कर्तव्य है? तो इसके लिए हमें सारे मूल कर्तव्य पढ़ने होंगे, तब हम देखेंगे कि ऐसी बात 5वें मूल कर्तव्य में की गई है। इसी तरीके से एक और प्रश्न को लें। 2013, सूची एक्स और सूची वाई को हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। संविधान सभा से प्रश्न है। एक तरफ कुछ प्रावधान दिए गए हैं, दूसरी तरफ कुछ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? पहले उपाध्यक्ष, तो जब भी अगर पहले उपाध्यक्ष की बात आती है, वो थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी या एस.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, लेकिन शुरुआती दौर में बात की जाए तो वो कौन निकल आएंगे? के.एम. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, तो वहां पर हम आंसर लेते हैं वी.टी. कृष्णामाचारी का। संविधान सभा में एक समिति, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, तो उसका आंसर कौन निकल आते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू। तो प्रश्न ये बताता है कि हमें इस तरीके की तैयारी करनी है कि चाहे सिंगल प्रश्न पूछा जाए, जैसे मूल कर्तव्य की समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, किस ईयर में जोड़ा गया, तब भी हम आंसर दे सकें। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, कई टॉपिकों को जोड़कर प्रश्न रखा जाए, तब भी हम उसका क्या दे सके? आंसर। तो इस तरह के प्रश्नों की शैली प्रीलिम्स में रहती है, और मेंस में सीधे सीधे 15, 50 और 100 वर्ड का हमें क्या लिखना होता है? आंसर लिखना होता है। हमारे इस तरीके से प्रयास रहेगा कि हम प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी सारी बातों को क्या कर सके? कवर कर सके, ताकि प्रीलिम्स में जो संविधान का वेटेज है और मेंस में जो संविधान का वेटेज है, उस संविधान और राज्य व्यवस्था में आपकी बहुत ही अच्छी क्या रह सके? स्थिति रह सके। तो ये था एक सामान्य परिचर्चा संविधान और राज्य व्यवस्था की, जो कि प्री में भी है, साथ के साथ कहां पर है? मेंस में भी। हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि प्री के साथ साथ मेंस भी पूरा का पूरा क्या हो सके? कवर हो सके। ये तो हमने केवल एक जनरल परिचर्चा की, ताकि आपको पता रहे कि हमारे पाठ्यक्रम को प्री में क्या स्थान है, क्या क्या बातें शामिल है, और मेंस में किन किन टॉपिकों को शामिल किया गया है। जब हमारी क्लास होगी तो हम इन्हीं सारे टॉपिकों को
पूर्णतः विस्तार से परीक्षण करेंगे कि कहां पर किन किन बातों पर हमें गौर करना है और किस तरीके से हमें आंसर राइटिंग करनी है। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार। ऑल द बेस्ट।